फर्टिलिटी जैसा मैं कह रहा था, सिर्फ आईवीएफ एक ही इलाज है। अगर कोई कपल आईयूआई के थ्रू ट्रीट हो जाता है तो लगभग 1 महीने में भी इलाज हो सकता है, 1 से 1.5 महीने में। एक अगर आईवीएफ ही उनका इलाज का तरीका बचता है तो लगभग 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर कपल्स को क्लिनिक मिनिमम 2 3 4 बार आना होता है और स्टिमुलेशन इंजेक्शंस उन्हें दिए जाते हैं फॉर द वुमन। वो लगभग 10 से 11 दिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए क्लिनिक आना हो, तो 3 से 4 बार क्लिनिक आके इलाज प्राप्त किया जा सकता है 2 महीने के अंदर। कॉस्ट की बात आप कर रहे हैं तो देखिए, एवरेज भारत में और ख़ासकर मुंबई में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का एक आईवीएफ साइकिल होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, जैसा मैं आपको कह रहा था, हम शायद भारत की सबसे अफोर्डेबल और सबसे ट्रांसपेरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। सो हमारे यहाँ एक आईवीएफ साइकिल लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर एवरीथिंग इंक्लूडेड हम पेशेंट्स को प्राप्त कर पाते हैं और दे पाते हैं, और हम उन्हें ईएमआई प्लान्स के थ्रू भी सपोर्ट कर पाते हैं। ये हर स्टेट में अलग कॉस्ट आती है या जनरल? जी, हम भारत की, जैसा हम कह रहा था, टॉप 3 ब्रांड्स में से हैं और हमारे प्रेगनेंसी रिजल्ट्स अभी तक इंडस्ट्री लीडिंग है। हम लगभग 70% प्रेगनेंसी रेट दे पाए हैं अपने पेशेंट्स को। इसी कारण हम ग्रो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और हमें पेशेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। अक्रॉस इंडिया हमारा प्राइसिंग मोस्ट स्टेट्स में सेम ही है। सो हम ओवरऑल सेम प्राइस रखते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में हमारा प्राइसिंग सेम ही होगा। ये जानना है आप लोगों से कि आईवीएफ जिसे आप लोग चलाते हैं, पिछले 10 सालों में अगर बात करें, 15 सालों में या 20 सालों में, क्या कुछ चेंजेस आया है इस इंडस्ट्री में, और उस बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं कितना ये लोगों की, क्योंकि ये सब थोड़ा डॉगमा टाइप था, पहले इतना लोग सोचते नहीं थे सब चीज़ों के बारे में, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं आपको थोड़ा अपने विचार बताता हूँ, फिर मैं डॉक्टर नवीना से रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी आपको इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव बता पाएंगी। देखिए, पिछले 10 साल में 2 से 3 चीज़ें अगर अपन थोड़ा दूरी से देखें क्या हो रहा है भारत में, हुई हैं। पहला तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे बोला जाता है, उसका मापदंड बहुत तेज़ी से गिरा है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ओवरऑल अगर हम 30 से 35 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, 35 से 40 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, जैसा डॉक्टर नवीना आपको बता रहे थे, पॉपुलेशन बेस में हमारे जो एग काउंट, एग क्वालिटी और स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी 10 साल पहले और अब पाई जाती हैं, उसके अंदर गिरोतरी दिखाई दी है। पहले ये बहुत बड़ा टैबू हुआ करता था सोसाइटी में कि किसी ने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है तो वो बिल्कुल ही जाके छुप के इलाज कराएगा, किसी को बताएगा नहीं। आई थिंक अब थोड़ा सा हम 10 साल में, हालांकि अवेयरनेस की अभी भी कमी है और इतना बड़ा देश है भारत, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उन चीज़ों में थोड़ा सा ग्रोथ आई है। लोग अब मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं, बजाय पहले आप देखेंगे हकीम, मुनीम, रिलीजन का सहारा लिया जाता है और भी कई घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं, उससे पेशेंट के लिए टाइम लूज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो जो प्रेगनेंसी रेट आज से 10 साल पहले आईवीएफ दे पाता था, अब क्योंकि इक्विपमेंट चेंज हो गया है, हम लोग जो अपनी एम्ब्रियोलॉजी लैब में एयर क्वालिटी लगाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयर्स विच इज़ ISO लेवल 5 ट्रिपल हैपा फिल्टर्ड। और अब एयर पोल्यूशन के कारण हर कोई फिल्ट्रेशन समझ गया है, तो मैं आपको बात समझा सकता हूँ। हमारा 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है एयर जो आती है लैब के अंदर, जिसके अंदर एम्ब्रियोज प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस सब टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी आई है एंड इसके कारण प्रेगनेंसी दर जो उसके अंदर भी रिजल्ट्स के अंदर पेशेंट्स के लिए बढ़ोतरी आई है। मैं इसमें एक ही चीज़ बस बताना चाहूँगी, अगर आप इसे 2 हिस्सों में विभाजित करें, पहला कि भाई केसेस में क्या बढ़ोतरी आई है और दूसरा कि ट्रीटमेंट में क्या इसमें अंतर आया है पिछले 10 साल में।
केसेस जैसे अभिषेक बता रहे थे, हाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके कारण अभी हमने जैसे समझे कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, स्ट्रेस फैक्टर है, लोगों के शादी करने की उम्र में हमने देखा है कि अब लेट शादियां हो रही हैं, और बहुत सारे कंडीशंस लाइक पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और अंडों की संख्या में कमी आना, और पुरुषों के केसेस की मात्रा, इनफर्टिलिटी की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। अगर हम केसेस के बारे में बात करें पिछले 10 साल में, तो जो इनफर्टिलिटी की संख्या थी, जो परसेंटेज था, उसमें बहुत कारणों से बढ़ोतरी आई। लेकिन अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में भी साइंस ने बहुत ज़्यादा इसमें सफलता प्राप्त करी है। पहले जो 10 साल जो ट्रीटमेंट पहले होता था, आज उससे हम कई ज़्यादा साइंस ने इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करी हुई है। पहले हम बेसिक आईवीएफ टेक्निक इस्तेमाल करते थे, उसके बाद इक्सी आया जो एक बहुत ही मददगार ट्रीटमेंट साबित हुआ उन कपल्स के लिए स्पेशली जिन्हें पुरुष रिलेटेड तकलीफ थी, जिनके शुक्राणु की संख्या बहुत कम थी, क्वालिटी कम थी। फिर हम आगे बढ़े, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब ट्रीटमेंट में एक एक करके हर एक बढ़ोतरी ही पाई जाएगी। आज हम उस लेवल पे साइंस बढ़ गया है जहाँ पे हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हम रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आरआई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस ट्रीटमेंट में भी बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। लेकिन अब हमें ये ध्यान देखना है कि हम इसका प्रिवेंशन भी करें, ना सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ भागें। तो ये तभी संभव होगा जब हम एकत्र होकर इसकी तरफ ध्यान देंगे। नॉर्मल जनता के हिसाब से अगर बेसिक सोच से अगर देखा जाए या सोचा जाए तो एक नॉर्मल जो एज था पहले, जैसे कि 21-20 के साथ में लड़की शादी करो, जो 28-29-30 तक हो गया, किस एज में एक लड़की को शादी करना चाहिए, एक लड़के को शादी करना चाहिए, और कैसे? ये क्वेश्चन बहुत ही गलत मैं बोलूँगी, इसको मैं सही तरीके से बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप शादी के लिए आप किसी को नहीं बोल सकते, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कब से इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, या इसके बारे में आप सतर्क हो जाएं और इसके बारे में आप जांचें शुरू कर दें, तो हर वो महिला, हर वो पुरुष जो 25 साल से ऊपर है और 35 तक है। आज आप लोग मीडिया से आपने तो पहले ही देखा होगा कि आज एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज सामने आके एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत खुल के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग फ्रीजिंग पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन लोग इसके बारे में बात कम करते थे। ये इतना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं माना जाता था। पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ जो काफ़ी ऊपर दर्जे के लोग हैं यही वो ट्रीटमेंट, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। आप पूरे केसेस को देखें तो मैं हर वो महिला जो 25 साल के ऊपर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जांच करें। हर पुरुष को अपना एक सीमेन एनालिसिस चेक कर लेना चाहिए। अगर उनकी रिपोर्टों में नॉर्मल चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट से अपने खान पीन, अपने लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करें। इसे कैसे आगे आप मेंटेन करें उसके बारे में बात करें। लेकिन मान लीजिए कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो आपके लिए अलर्ट है, जो बहुत चेताने वाली बात है, तब आपको एक सही समय पे ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ का सफलता दर उस ट्रीटमेंट को कब किया गया, किस समय किया गया, उस पर बहुत निर्धारित है। हम जितना इस चीज़ को लेट करते हैं, जब चीज़ों की रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं, तो ये बहुत मानने वाली बात है कि उसकी सफलता दर में काफ़ी गिरावट आएगी। डॉक्टर नवीना जो कह रही है, मैं बस एक ही बात ऐड करूँगा उसमें। we also have introduced and announced a very comprehensive reproductive health screening program, जिसमें हम सारे कपल्स जो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे या उन्हें कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, उनके लिए भी ये मौका देते हैं और ये जागरूकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए और अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ असेस कराइए। बस इतना काफ़ी है। और शहरों में, गांव में क्या अभी भी फर्क है? जैसे हमेशा से होता है, क्योंकि शहरों का एक अलग लाइफस्टाइल होता है, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट लगता है आपको? जितना डेटा पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग
इनफर्टिलिटी रेट या जो इंसिडेंस रेट बोलते हैं किसी भी कंडीशन की, वो ये कहा नहीं जा सकता कि शहरों में ज़्यादा है, गांवों में कम है, नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है। तो आई थिंक सब तरफ लगभग सिमिलर, जो मैंने 6 में से 1 कपल वाली बात आपको बताई, वो लगभग मोटे तौर पे भारत के अर्बन या रूरल हर क्षेत्र में पाई जा रही है और ये बढ़ ही रही है। डेटा कोई बता सकते हैं आप कितना और जनता या पॉपुलेशन इस तरह के प्रॉब्लम से अफेक्टेड है इंडिया में, कितना बढ़ सकता है 5-10 साल ऐसा कुछ? जी लगभग 3 करोड़ कपल्स एस्टिमेटेड है कि किसी ना किसी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से आज के तारीख में गुजर रहे हैं। लगभग 3 लाख हर साल में कपल्स अपना IVF से इलाज कराते हैं। सो आप गैप देखेंगे वो 100 में से 1 कपल ही सामने आ रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो कितना कस्टमर फ्रेंडली, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। और आप शायद टॉप की IVF ऐसा है इंडिया में इसमें आप शामिल है, सो आप उस चीज़ के बारे में दर्शकों को बता सकें जो जुड़ना चाहते हैं आपसे। जी IVF के बारे में बहुत सालों से ये माना गया है कि बहुत ही महंगा इलाज है। तो जो अपना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पेशेंट है जिसकी मानसिक आमदनी, घर की आमदनी मिला लूँ तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये है, तो उसके अंदर वो पूरा घर अपना एक्सपेंडिचर निकालता है। वो सोचता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख एवरेज इलाज की कॉस्ट मानी जाती है एक IVF साइकिल की। इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो एक साइकिल में इलाज गारंटीड नहीं होता, तो आप किस क्लिनिक पे इलाज ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी रेट के चांसेस या सक्सेस के चांसेस हाईएस्ट हो। सो राइट क्लिनिक को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है पेशेंट के लिए। और मैं बहुत आई कैन वेरी प्राउडली से दैट वी आर इंडस्ट्री लीडिंग इन आर प्रेगनेंसी रेट्स एंड यू कैन सी देम हेयर। नंबर 2, ऑन द प्राइसिंग एंड पैकेजेस, मैंने लगभग 400-500 पेशेंट से बात की थी 2020 में देश भर में पर्सनली। एंड जो मैंने पाया, पेशेंट की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि जैसे जैसे इलाज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम अपने दर पे बात करें कि हम अपना क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे खान पान, हमें कोशिश ये करनी है कि हम दिनचर्या में जितने भी प्रिजर्वेटिव पैकेट फूड जिसमें आपके जो भी प्रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं, इसे अवॉइड करें। हमेशा हम कहते हैं कि पानी जो है ना, इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी रखें। जो हम नींद के बारे में हम बात कर रहे थे कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आज कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, बट उसे थोड़ा सा अपने मेडिटेशन, योगा, कुछ व्यायाम, आप दिन भर में अगर 30 मिनट का भी व्यायाम करते हैं तो ये भी बहुत ही सफलता के लिए आपके एक कहते हैं कि बहुत एक आगे का स्टेप हो जाता है। दूसरी, हमें ये ध्यान रखना है कि आप क्या जो खा रहे हैं, जो आप अल्कोहल, आज की जनरेशन में हमने इसे एक फैशन के रूप में देखा गया है कि भाई हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। इसकी मात्रा या इसे ना करना, पुरुषों में स्मोकिंग की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी शुक्राणु की संख्या, उनकी क्वालिटी, उनके DNA डैमेज में बहुत बढ़ोतरी पाई गई। आज हम लैपटॉप, फ़ोन, डिजिटल की जो चीज़ें हैं जिनमें रेडिएशन का उपयोग होता है, उसकी हम कहते हैं कि आप आदमियों में हम कहते हैं कि आप फ़ोन अपने पॉकेट में ना रखें, ठीक है। हम आज कोई भी, कितने लोग हैं हम फ्री हैं तो हम हमेशा स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हैं। उसकी बजाय आपने फ़ोन को रेडिएशन ही एमिट कर रहे हैं, उसे कुछ मात्रा में आप बाहर रखें, कुछ समय के लिए बाहर रखें, ठीक है। और जैसे लैपटॉप, पुरुषों में हम बहुत ज़्यादा ये काउंसलिंग करते हैं, इसकी जानकारी बोलते हैं कि जो पुरुष लैपटॉप पे बहुत समय तक काम करते हैं वो टेबल पे रख के लैपटॉप काम करें, और जब उसका प्रयोग ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर दें, उसे बंद करें, ना कि स्लीप मोड में डालें। बिकॉज ये सारे पदार्थ जो हैं, ये सारे जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। खाने पीने में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लाइफस्टाइल, ये खुद ही अपने आप को बताता है कि लाइफ और उसकी स्टाइल,
पूरी ज़िंदगी। अगर हम ये सोचें कि हम 1 महीना करके छोड़ देंगे और इसका हमारे शरीर पे असर दिखाई देगा, ये बिल्कुल नहीं। तो आज की जनरेशन से मैं 2 ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी मॉडर्न हो, जितनी भी तकनीकें आ रही हैं, लेकिन स्वस्थ खाना, फ्रेश खाने की तरफ, 7 से 8 घंटे की नींद, व्यायाम को अपने लाइफ में लाना और डिजिटल इक्विपमेंट से जितनी थोड़ी लिमिटेड दूरी कर सकें थोड़े समय के लिए, बाहर जाके खेलना। आजकल के बच्चे ज़्यादा करके स्क्रीन घर में ही रहते हैं, थोड़ा बाहर आउटडोर में खेलना, इन सब चीज़ों का रूटीन में इस्तेमाल करें। और सही समय पे, जैसे हमने बात करी थी, चेकअप कराना। चेकअप कराने का ये अर्थ कहीं भी नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट करना है। इससे सिर्फ आपको एक जानकारी प्राप्त हो रही है आपके हेल्थ के बारे में। ये चीज़ों का आपने ध्यान देना। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, होंगे फीमेल स्पेशली ऐसी भी महिलाएं आपके यहाँ पे आती होंगी जिनको कहीं ना कहीं बच्चे के लिए प्रेशर जैसे फैमिली नॉर्मली होता ही है फैमिली, ऐसे भी क्या पेशेंट्स आपके यहाँ पर आते हैं और क्या उनका कैसा रहता है साइकोलॉजी, कैसे थोड़ा सा अगर बता सकते? देखिए, भारत में तो ये तकलीफ़ बहुत शुरू से चली आई है। आप सबने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फाइल्स आती हैं हमारे पास जहाँ पे सिर्फ फीमेल की जांचें हुई हैं, मेल की कभी जांचें ही नहीं हुई। तो ये आप मान के चल लें कि उन्होंने ये तो दिमाग में अपने बैठा लिया था कि ये महिला की ही गलती थी, पुरुष की कोई चेकअप ही नहीं किया। ये मैं डॉक्टर की भी मानसिक सोच के बारे में बता रही हूँ। और जब एक फर्टिलिटी डॉक्टर इसे चेक करता है, बिकॉज हमें ये पता है कि प्रेगनेंसी दोनों के 50-50% कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होती है। सो जब हम महिला को चेक कर रहे हैं तो हमें एक बार तो पुरुष को चेक करना ही करना है। ये भले ठीक है उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बट आप एक बार भी ना चेक करें, ये गलत तरीका है। तो आप जब ऐसे, हमने बहुत केसेस देखे कि जब हमने पुरुष की चेकअप करी और उसमें हमें फिर दिक्कतें पाई। लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी, हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, किसी भी सोसाइटी स्ट्रेटा को हम बिलोंग करें, ये प्रेशर महिलाओं के ऊपर हमेशा रहा है। दुसरा क्वेश्चन आहे, स्ट्रगल करण्यामध्ये काही लोकांची वेळ निघून जातो, कसली स्ट्रगल शिकण्यामध्ये, एज्युकेशनमध्ये, नोकरीमध्ये. काही मुलीची संख्या होऊ शकतो 40-42, त्याची वेळ मुलाची संख्या ज्यावेळेला कधी 30 असतो, ज्यावेळेला 35 असतो. ह्या पद्धतीने अगर विवाह जर झाला, त्यांचे संबंध वयामध्ये जर डिफरन्स जर असेल, त्यांच्यामध्ये हा इश्यू होऊ शकतो का? ये जो इशू है ये शादी को नहीं देख के होता। आपने 25-28 की उम्र में शादी करे हो या आप 40, डिफरेंस के अगर लेडीज का उम्र अगर 40 प्लस होगा, हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ. 35 आहे. मला कळलं तुम्ही काय सांगितलं, मला कळलं। इसमें बस यही है कि औरतों में जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके अंडों की संख्या में गिरावट आने लगती है। जब हम कहते हैं 30 की उम्र में ये गिरावट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। 35-40 में ये संख्या में भी और इनकी गुणवत्ता में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आती है। 40 के बाद एक भारतीय महिला मेनोपॉज की दौर पे शुरू हो जाती है। आप फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हम भारतीय महिलाएं कम से कम 5 से 7 साल पहले हमारे में मेनोपॉज, माहवारी बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर वो उस औरत की उम्र ज़्यादा हो रही है, भले उनके पार्टनर की कोई भी एज हो, उनकी तो उम्र अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उनकी अंडों की संख्या और क्वालिटी में तो गिरावट आनी ही आनी है। तो आपके माध्यम से कुछ हो सकता है इसकी इलाज? तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर कोई भी इसका कारण हो, अगर औरतों को अपनी करियर पे ध्यान देना है या उन्हें कोई पर्सनल रीज़न की वजह से उनके शादी में डिले हो रहा है या उन्हें अभी बच्चे प्लानिंग नहीं करने हैं, सो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चेकअप कराएं। और आज साइंस इसी चीज़ के लिए, और बिरला फर्टिलिटी ने भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एग फ्रीजिंग जैसी आज तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, जिससे आप इसका उपयोग करके, आपने अगर एक 30 की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करा लिए, अब आप किसी भी कारणवश आपने ये निर्णय लिया कि आपको 35 या उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है या प्लान करना है, बट आप ये 30 की उम्र के फ्रीज अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब मैंने 35-36 की उम्र में प्रेगनेंसी प्लानिंग करी, उसके अंडों की गुणवत्ता और 30 की उम्र में जो मैंने अपने अंडे फ्रीज किए थे उनकी गुणवत्ता में कितना अंतर होगा।
सो एग फ्रीजिंग के लिए इसीलिए हम आज की बच्चियों को, आज की महिलाओं को इस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपनी जांचें कराएं। और अगर उन्हें 1% भी इस चीज़ का डाउट है कि उन्हें अभी अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं करी है, या आगे उन्हें पता नहीं कि वो शादी कब करना चाहते हैं या करियर की तरफ ध्यान देना है, सो ये एक एग फ्रीजिंग एक औरत के लिए इतना कहते हैं ना एम्पावरमेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट चीज़ है। इसका उन्हें बहुत बेनिफिट उठाना चाहिए। और बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेसिक मतलब इसका जो बजट है बहुत ही एफोर्डेबल है कि ताकि ये चीज़ हर स्तर की महिला इसका उपयोग कर सके। देखिए, जो लगभग आज कोई भी यंग कपल, वर्किंग कपल या कोई भी महिला, अगर हम लोग बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो जो खर्चा होता है लगभग 1600-1700 रुपये महीने के कॉस्ट पे एटलीस्ट 5 साल का, जो डॉक्टर नवीना बताती हैं, हमने फ्रीजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो अपने आप में इन इंडिया अनोखा है। इस प्राइस पे कभी भी ये सर्विस हमारी कम्युनिटीज़ को मिली नहीं है। और मैं एक ही चीज़ जोड़ना चाहूँगा, डॉक्टर नवीना जो कह रही थी आपके क्वेश्चन के आंसर में सर, वो ये है, एक फ्रीजिंग एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही कपल को फील हो कि अब हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं फॉर फैमिली, और अगर 6 महीने के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, सबसे पहले आके डॉक्टर से मिलें, उसमें फिर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आप सब जितना डॉक्टर साहब ने समझाया, आप यही देख रहे होंगे कि सारा खेल समय का है। तो जितना जल्दी उचित इलाज और कंसल्टेशन कराएं, उसका सोल्यूशन टाइमली मिल जाएगा। सर, महाराष्ट्र में अपना मुंबई में कितना सेंटर है सर? अभी हमारा एक सेंटर है बॉम्बे में, अगले 12 से 18 महीने में लगभग 4 सेंटर हो जाएंगे। क्यों सर, उत्तर भारत साउथ के नाम के महाराष्ट्र में कार्तिक राजधानी, तो इसमें इतना लेट क्यों किया आपने? देखिए, अब कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है, तो हम लोग एज अ बिरला ग्रुप हम लोगों ने शुरुआत एक्चुअली कोलकाता से की थी। सो अगर आप देखेंगे तो हमने जितना हम नज़दीक के एरियाज़ में क्लिनिक बना पाए हम बनाते गए, और महाराष्ट्र में हम नागपुर पिछले साल चालू कर दिया था। बॉम्बे तक आते आते थोड़ी सी देर हो गई, बट अब हम बहुत तेज़ जाएंगे। सो अगले 2 साल में महाराष्ट्र में हमारे 7 से 8 क्लिनिक होंगे। थैंक यू सर।